हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट निकालना समझा था। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे कैसे निकालेंगे वो देखा था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बिहेव करता है इन ए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो देखेंगे। और साथ ही साथ किसी डायपोल के इक्विलिब्रियम के बारे में भी समझेंगे, कब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। ये डायपोल का लास्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। आज हम इसके और कुछ बिहेवियर के बारे में समझेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले सारे वीडियो के लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिए ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, और उसके पहले सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले मैंने लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन देख के समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल रख दिया है। ठीक है, डायपोल को कैसे रखा है, इसके दो कंडीशन हैं। पहला कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है, देखो डायपोल मोमेंट यहाँ पे कैसा है, तो आपको मालूम है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इन द गिवन केस। अब इस वाले केस में देखो ये दोनों पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल भी होता, मतलब ये प्लस इस साइड होता या माइनस इस साइड होता, तब भी हमारा आंसर इस केस में सेम आएगा, है ना। कैसे वो थोड़ा समझ लो। तो मान लो कि इस डायपोल को आपने रखा है, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें चार्ज कितना है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। किधर लगेगा, तो हमें मालूम है कि जो माइनस चार्ज होता है उस पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, फील्ड के अपोजिट क्यों लगता है, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है फील्ड का कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो जाहिर है कि ये नेगेटिव प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और ये कितना होगा, ये होगा QE। ओके, प्लस वाले पे देखो प्लस अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, मतलब प्लस चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि इसके चार्ज का वैल्यू भी वही है, तो इस पे फोर्स लगेगा QE। अब आप ध्यान से देखो, तो जितना फोर्स माइनस Q पे लग रहा है उतना ही फोर्स प्लस Q पे लग रहा है, और वो अपोजिट भी है, मतलब फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। यानी नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल इक्वल टू QE, और चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो QE माइनस QE कितना हो गया, 0। ठीक है, F नेट इस कंडीशन में कितना है, 0। अच्छा, अगर हम चलो फोर्स तो 0 हो गया, अब हमें एक और चीज फाइंड करना है, टॉर्क है क्या, नेट टॉर्क ऑन डायपोल। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स अगर 0 है तो डायपोल विल नॉट बी इन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में वो नहीं होगा, है ना, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है।
लेकिन रोटेट कर सकता है अगर टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क के बारे में देखो कि हाँ ये तो सही है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैन प्रोड्यूस ए टॉर्क, लेकिन यहाँ पे ये जो डायपोल का सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे जो सेंटर है O, अगर आप देखो तो ये दोनों फोर्स इस सेंटर को इंटरसेक्ट करते हैं। देखो QE को अगर आप पीछे लेके जाओगे या इस Q को इधर लेके आओगे तो ये डायरेक्शन एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं और सेंटर पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई फोर्स सेंटर को इंटरसेक्ट करता है, जो कि एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट उस डायपोल को घूमना है ना, अगर ये डायपोल घूमेगा तो इसके इस एक्सिस के अलोंग घूमेगा और एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, हेंस इस कंडीशन में नेट टॉर्क भी क्या हो गया, 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल में भी वही होता, इधर हो जाता QE, अगर ये प्लस रखते इधर तो इस तरफ होता QE, इस तरफ होता QE, मतलब डायरेक्शन इंटरचेंज हो जाता, लेकिन नेट फोर्स उस कंडीशन में भी 0 होता और नेट टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, नेट टॉर्क क्यों 0 है, बिकॉज फोर्सेस आर कोइंसाइडिंग विद द सेंटर। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो। अच्छा मान लो चलो नेट फोर्स भी 0 हो गया, नेट टॉर्क भी 0 हो गया, ये कौन सा कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम, डायपोल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर डायपोल इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम हमें मालूम है दो तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल भी होता है। यहाँ इस कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। इसी में से कोई एक स्टेबल होगा और एक अनस्टेबल होगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो डायपोल पे नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0। अब अगर मान लो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है डायपोल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 और 180 के बीच कोई एंगल है मान लो। ठीक है, देखो ओके, अगर मान लो कि डायपोल का जो एक्सिस है, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल बन रहा है। मैंने दूसरा कंडीशन लिया है when the axis of dipole, ठीक है, makes an angle theta with the direction of field। ये देखो ये डायपोल लिया मैंने, है ना, डायपोल मोमेंट किधर है, इधर है, देखो डायपोल मोमेंट -q से +q की तरफ है और फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। इस कंडीशन में देखो तो सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं, तो आपको मालूम है इस पे जो फोर्स लगेगा, माइनस पे फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट, मतलब इस पे इधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, QE। ओके, इस पे लगेगा फील्ड की तरफ, मतलब टुवर्ड्स राइट, कितना फोर्स लगेगा, QE। अभी भी देखो नेट फोर्स ऑन द डायपोल, एक QE राइट की तरफ लग रहा है और एक QE लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो अभी भी ये क्या होगा, 0, यानी F नेट इस कंडीशन में भी, F नेट इस कंडीशन में भी क्या होने वाला है, 0। मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अभी भी रहेगा, डायपोल जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल। ठीक है, टॉर्क का क्या, तो अब देखो, अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस ए टॉर्क, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, तो टॉर्क निकालते हैं कितना फोर्स लग रहा है और इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब इन दोनों फोर्स के डायरेक्शन के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये देखो ये फोर्स का ये डायरेक्शन है और इसका इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच का अगर आप निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो चूंकि ये 2L है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी ये कितना हो गया, दिस विल बिकम 2L साइन थीटा,
ये कौन सा डिस्टेंस है? दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, और यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स टॉर्क का फॉर्मूला अगर निकालेंगे हम, टॉर्क यहां पे जो लग रहा है नेट, ये कितना होगा? दिस विल बी फोर्स QE इनटू, ये डिस्टेंस कितना लिया है मैंने? 2L साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। दैट मीन्स टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये Q इंटू 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ये मालूम है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। और क्या डायरेक्शन होगा इसका? तो इस वाले कंडीशन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल मतलब P से P को अपने P को रखो, हैंड को P के डायरेक्शन में और E की तरफ रोटेट करेंगे। यानी इस वाले कंडीशन में देखो कैसा आएगा, P किधर है? तो इस वाले कंडीशन में P इस तरफ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, मतलब ये इस कंडीशन में ऐसे है आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। तो फील्ड किधर हुआ? फील्ड यहाँ पे इस कंडीशन, टॉर्क किधर होगा? टॉर्क विल बी गोइंग इनटू द प्लेन, मतलब -z इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? PE साइन थीटा। अब ये टॉर्क जो है क्या चाहता है? ये जो टॉर्क का टेंडेंसी क्या है? इस टॉर्क का टेंडेंसी होगा कि उसको जीरो टॉर्क वाले कंडीशन में लाना चाहिए। जीरो टॉर्क मतलब अब एंगल के हिसाब से देखो, दो कंडीशन हो सकता है। अगर आपने थीटा 0 ले लिया या 180 ले लिया, तो साइन 0 साइन 180 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन जो पहले हमने डिस्कस किया था, टॉर्क विल बी 0। अच्छा, अगर मान लो थीटा आपने 90 डिग्री ले लिया, तो साइन 91 मतलब इस बार जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम मतलब कितना? P इंटू E। दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। यानी डायपोल अगर परपेंडिकुलर होगा फील्ड से, मतलब फील्ड ऐसा है और आपने डायपोल को ऐसा रखा है। ठीक है, ये मान लो -Q और ये आपका +Q। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब डायपोल का एक्सिस फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, और टॉर्क का टेंडेंसी क्या होगा? उसको फील्ड के अलोंग अलाइन कर दे, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, ताकि उस कंडीशन में टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी जब भी आप किसी डायपोल को मूव करना, रोटेट करना चाहेंगे जीरो पोजीशन से, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल, 0 या 180 एंगल में अगर मान लो कोई डायपोल है फील्ड के साथ और आप उसको रोटेट करना चाहेंगे, तो एक टॉर्क काम करेगा। ठीक है, उस टॉर्क के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यानी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो हम वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी में के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, मैं समझाता हूं, देखो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो आपको मालूम है कि वर्क डन जब भी हम निकालते हैं रोटेट करने के, ये फॉर्मूला क्लास 11 में आपने पढ़ा है, मैं उसी का यहां पे यूज करूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ T d थीटा। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग एनी बॉडी, ठीक है, अंडर टॉर्क T फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2। टॉर्क अभी आपने कितना निकाला यहां पे? तो टॉर्क आपने निकाला PE साइन थीटा। ठीक है,
और मान लो डायपोल को आप थीटा 1 से थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल है यहाँ पे, थीटा 1 एंगल है इनिशियल एंगल डायपोल का फील्ड के साथ, और थीटा 2 कौन सा एंगल है, फाइनल एंगल ऑफ द डायपोल विद द फील्ड, है ना। ये डायपोल के एक्सिस और फील्ड के बीच का एंगल है। आप यहाँ पे पीई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम। ये हो गया साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीई, है ना। ये हो गया माइनस कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2, सॉरी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। नाउ दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन है इन रोटेटिंग ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और हम अगर इतना वर्क डन करते हैं तो ये जो हमारा वर्क डन है, मतलब हमने जो एनर्जी लूज किया वर्क करने में, वही एनर्जी डायपोल में स्टोर हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने जितना एनर्जी हमने लूज किया रोटेट करने के लिए, इतना एनर्जी लूज किया, और हमने जितना एनर्जी लूज किया वही उस डायपोल में स्टोर हो गया एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ओके। तो अगर हम लिखें यहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या चलो मैं गेन की जगह चेंज लिखता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, तो वो उतना ही होगा जितना आपने वर्क किया। मतलब ये कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम निकालते हैं हम चेंज निकालते हैं, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है। अगर आपने मान लो वो रेफरेंस लेवल ले लिया तो वहां पे हम मान सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो मान लो कि लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और डायपोल पहले इस पोजीशन पे था, माइनस प्लस कितना एंगल मान लो, 90 डिग्री। इसको मान लो मैंने मान लिया रेफरेंस लेवल मान लिया, दिस पोजीशन इज टेकन एज रेफरेंस लेवल, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, और यहां से इस डायपोल को हमने रोटेट किया है, मान लो डायपोल को आपने इस ऐसे रोटेट किया, ठीक है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये मान लो थीटा एंगल रोटेट करना है आपको। तो ये जो मैंने बनाया है रेडिंग से वो इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो पहले इनिशियल पोजीशन जब ये 90 डिग्री पे था उस कंडीशन में हम उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, 0 लेंगे। यानी ये जो फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये फॉर्मूला है यूएफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस पीई, क्या आपने लिखा है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब अगर एंगल को आप चेंज कर दो, एंगल को कैसे चेंज करो कि इनिशियल एंगल आप 90 डिग्री और थीटा 2 को आप ले लो थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनिशियल यू आई हमारा 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2, थीटा 2 मतलब क्या है, आपने यहां पे लिया है कॉस थीटा, और माइनस कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल is written as minus PE cos थीटा। याद रखो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है तब जब आपने 90 डिग्री को माना है रेफरेंस लेवल, मतलब अगर डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर है वो वहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया है, और उस पोजीशन से अगर थीटा चेंज हुआ तो कितना पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के पास है, ये आपने निकाला u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा।
दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है ये जाहिर है कि एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, और यही वैल्यू एंगल के साथ चेंज होगा। और अब आपको समझ में आएगा कि डायपोल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, मान लीजिए इस फॉर्मूला, इसको आप पहले नोट कीजिए। देखिए, मान लीजिए इस थीटा का वैल्यू को या तो हम 0 ले सकते हैं या 180 ले सकते हैं। दो कंडीशन यहां पे आएगा, ध्यान से देखो। मान लो सबसे पहले हम एंगल लेते हैं थीटा इक्वल टू लेते हैं 0, थीटा इक्वल टू 0। तो ये इस कंडीशन में u क्या हो जाएगा, u cos 0 कितना हो जाएगा 1, मतलब u क्या हो गया माइनस पीई। u क्या है माइनस पीई। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और हमें मालूम है कि अगर कोई बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना। यानी अगर एंगल 0 डिग्री है तो इस कंडीशन में डायपोल कैसा इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सही है, यानी अगर मान लो फील्ड है ऐसा और आपने डायपोल को भी रखा है इसी डायरेक्शन में -q और +q ऐसा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है जहां पे डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल 0 है, ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अगर मान लो एंगल मैंने लिया 180 डिग्री, ठीक है, अगर हमने एंगल लिया सेकंड कंडीशन में इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको मालूम है u का फॉर्मूला होता है -pe cos 180। cos 180 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहां पे क्या हो गया, u का फॉर्मूला हो गया प्लस, मतलब pe। तो जाहिर है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है। ये भी इक्विलिब्रियम, लेकिन इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको मालूम है ना। स्टेबल का मतलब होता है अगर आपने वहां से उसको डिस्टर्ब किया तो अपने वापस अपने इनिशियल कंडीशन में आने का वो कोशिश करता है। अगर अनस्टेबल में है तो जिधर आपने डिफ्लेक्ट किया वो उधर ही मूव करता है, वापस नहीं आता है। ठीक है, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डायपोल को आपने ऐसा रखा है, इधर -q इधर +q, यानी डायपोल मोमेंट देखो ऐसा है, मतलब एंगल कितना है 180। दिस इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा स्टेबल इक्विलिब्रियम का अगर हम बात करें तो आपको मालूम है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर किसी पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तो वो क्या करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब यहां पे एक कंडीशन बन जाता है कि अगर मान लो डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और हमने थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट किया, तो अगर वो एसएसएम करेगा तो उस एसएसएम का टाइम पीरियड क्या होगा, उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, देखो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अबाउट ऑसिलेटरी मोशन ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने थोड़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया डायपोल को तो वो एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना। मान लो एक डायपोल पहले इस डायरेक्शन में था, मतलब अलोंग द फील्ड एंगल 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने उसको थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे थीटा कर दिया मान लो, तो अब देखो, अब इस पे जो टॉर्क लगेगा है ना, रेस्टोरिंग टॉर्क कैसे काम करेगा, देखो इस पे फोर्स इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा QE, इस पे फोर्स इधर लगेगा QE। अगर ध्यान से देखो तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा है ना, ये डायपोल को वापस, यानी जिस डायरेक्शन में आपने किधर मूव किया था, आपने मूव किया था एंटी क्लॉकवाइज,
और टॉर्क कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब इसका टेंडेंसी है कि वापस इस डायपोल को अलाइन कर दिया जाए अलोंग द फील्ड, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, है ना। यानी आपने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क उल्टा लग रहा है, तो अगर आपने इसको करके छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये वापस आएगा, वापस जब आएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, आगे जाएगा, मतलब डायपोल जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा, और अगर ये थीटा का वैल्यू कम है देन दैट कैन बी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी अगर मान लो ये ऑसिलेट करता है तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। आपको मालूम है कि ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा इस पे, है ना, ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला अभी आपने क्या लिखा था, पीई साइन थीटा, और चूंकि ये आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे साइन लेंगे माइनस पी साइन थीटा। अगर मान लो थीटा का वैल्यू कम है, इफ थीटा इज स्मॉल, इसका मतलब इस कंडीशन में हम इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई थीटा। देखो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। P का वैल्यू P का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू कितना डिस्टेंस है 2L, L प्लस L क्या है 2L, दैट मीन्स टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस Q इंटू 2L इंटू E इंटू थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब ये टॉर्क अगर ये घूम रहा है, मूव कर रहा है, मान लो रोटेशनल मोशन हो रहा है अगर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या होगा, यहां पे देखो आई दो चार्ज है, मान लो इसका भी मास मैंने m ले लिया, इसका भी मास मैंने m ले लिया, इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, डिस्टेंस कितना है l, है ना, और एक्सिस देखो ऐसा है ना, इस एक्सिस के अलोंग ये डायपोल घूम रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो एम एल स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और एम एल स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2ml स्क्वायर इंटू एल्फा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2ml स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2l इंटू ई इंटू थीटा। चलो 2 कैंसिल करते हैं, एक l कैंसिल करते हैं, तो आपको अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम एल इंटू थीटा। आपको मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या आएगा, देखो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा आएगा अंडर रूट क्यू ई बाय एम इंटू एल। यानी अगर ओमेगा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कुछ भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट एम एल डिवाइडेड बाय क्यू ई। दिस विल बी टाइम पीरियड ऑफ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड द थीटा शुड बी स्मॉल। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा पूरा जितने भी कंडीशन हमने डिस्कस किए वो यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में थे। अब थोड़ा समझते हैं, अगर डायपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, देख ओके। अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अभी तक हमने यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ा। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या देखा आपने कि नेट फोर्स हर कंडीशन में 0 था, लेकिन किसी नेट टॉर्क काम करता है अगर डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच कुछ एंगल बनता है तो,
है ना। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये एक डायपोल है ना, ए बी, ठीक है, जो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। देखो कर्व लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कर्व्ड है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, ठीक है, यानी यहाँ पे इस कंडीशन में फील्ड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो ये कैसा फील्ड है, ये जो कौन सा रीजन है, ये वीक फील्ड का रीजन है। अब फील्ड चूंकि वेरी कर रहा है, इसलिए जो फोर्स ए पे लगेगा मतलब माइनस क्यू पे लगेगा, और जो फोर्स प्लस क्यू पे लगेगा, वो दोनों इक्वल नहीं होगा। माइनस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा क्यू ई ए, क्योंकि फील्ड यहाँ पे ए पे अलग है, इस पर लगेगा अलोंग द डायरेक्शन। मान लो इधर फोर्स लग रहा है, ये कितना हो जाएगा, क्यू ई बी, ठीक है। हम बस यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो डायरेक्शन है फील्ड का वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगा, प्लस क्यू पे उधर फोर्स लगा, तो नेट फोर्स कितना लगा डायपोल पे, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, ये फोर्स बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे फील्ड वीक है, ठीक है। यानी नेट फोर्स ऑन डायपोल, अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स ऑन ए माइनस फोर्स ऑन बी। दैट मीन्स ये कितना आ रहा है एफ नेट, ये आ रहा है एफ ए कितना है, क्यू ई ए माइनस ई बी, क्यू कैंसिल, क्यू को कॉमन ले सकते हो दोनों से, ठीक है। इतना नेट फोर्स लगेगा। इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट अगर आप जानना चाहते हो, मान लो ये इसका डायपोल मोमेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, Q इंटू 2L, और ये क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी बाय 2L। आपने इंटू भी किया, डिवाइड भी किया। Q इंटू 2L क्या है, Q इंटू 2L डायपोल मोमेंट है। दैट मीन्स F नेट जो आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है, F नेट, दिस इज डायपोल मोमेंट P। और ये क्या है, देखो ये है ई माइनस ई बी, मतलब A से B में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हुआ है ना। दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज चेंज इन डिस्टेंस, मतलब चेंज इन पोजीशन। यहां जब 2L डिस्टेंस आगे जाते हैं तो इतना फील्ड चेंज हुआ, मतलब ये एक तरह से क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ कितना ये चेंज हो रहा है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डीई बाय डीएल, ठीक है। यानी करेक्ट तरह से अगर इसको लिखा जाए तो नेट फोर्स जो लगेगा डायपोल पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, और डीई कितना चेंज हो रहा है लेंथ के अलोंग, ठीक है, लाइन के अलोंग, उसका मैग्नीट्यूड। दिस विल बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, क्या, P इंटू डीई बाय डीएल, ठीक है। आप बोलोगे तो डिस्टेंस 2L है, तो ये बस ये बताता है कि 2L में इतना चेंज हुआ तो 1 में कितना चेंज होगा, तो 1 में कितना चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज इन फील्ड डिवाइड बाय पोजीशन, ठीक है। आपको बहुत सारे बुक में यहाँ पे डी आर, डी एक्स, डी वाई, डी जेड कुछ भी रहेगा, बस ये मान लो यहाँ पे डीई बाई डी एक्स है, मतलब फील्ड एक्स के अलोंग चेंज हो रहा है। अगर डीई बाई डी वाई है तो फील्ड वाई के अलोंग चेंज हो रहा है, और अगर डीई बाई डी जेड है तो फील्ड जेड की तरफ चेंज हो रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि डायपोल मोमेंट, डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस की तरफ है।
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज चेंजिंग एट दिस रेट। चलो ई जो है कांस्टेंट नहीं है, ई इस रेट से चेंज हो रहा है ना। और ये चूंकि पॉजिटिव है मतलब जितना आप आगे जाएंगे फील्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल ऑफ मोमेंट 10 to the power -6 कूलम along नेगेटिव जेड एक्सिस। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो फील्ड चेंज हो रहा है along जेड एक्सिस। डाइपोल को आपने रखा है माइनस जेड एक्सिस, मतलब यहां इधर आपका माइनस क्यू है, ये मैंने जेड एक्सिस लिया मान लो, माइनस क्यू है और यहां पे प्लस क्यू, ऐसा। फील्ड ऊपर जितना आप जाते हो उतना स्ट्रांग होता है ना। मतलब फील्ड लाइन जब बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैसा फील्ड है, ऊपर स्ट्रांग फील्ड है और नीचे कैसा फील्ड है, वीक फील्ड है। अब अगर आप फोर्स देखो, इस पे किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के अपोजिट, मतलब इस पे इधर फोर्स लगेगा और प्लस पे लगेगा फील्ड के अलोंग। फील्ड किधर है, फील्ड मतलब जिधर स्ट्रांग फील्ड है उधर लगेगा, स्ट्रांग फील्ड किधर है, उस तरफ है, ठीक है। यानी प्लस पे किधर चार्ज लगेगा, ऊपर की तरफ चार्ज लगेगा। लेकिन चूंकि ये फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो नीचे होगा। तो सबसे पहली बात जो आपने समझ में आई आपको कि नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। चलो ये तो डायरेक्शन समझ में आ गया। फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनटू ये कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे जेड के अलोंग चेंज हो रहा है तो हम डी बाय डी जेड लिखेंगे। डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, 10 to the power -6 और चेंज होने का रेट कितना दिया हुआ है, 10 to the power 4, 10 to the power 4। दैट मीन्स फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, 10 to the power -2 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। समझ में आया। इस पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है।